कल की वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल में चैप्टर शुरू किया था। आपको बताया था ये 8 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, जिसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा और 3-4 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो हमने कल कल क्या कवर किया था, उस चीज को हम आगे देख लेते हैं। कल हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन कवर किया था। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दे रखी है। ये डेफिनेशन कहती है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, जो कि एग्रीड हुए हैं, तैयार हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस के, जो कि वो लोग साथ में मिलकर चला रहे हैं या फिर कोई भी उनमें से एक अकेले चला रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनर्स जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं इंडिविजुअली उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है, कलेक्टिवली उन्हें हम फर्म कहते हैं। जिस नाम के अंदर बिजनेस चला जाता है उसको फर्म नेम कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये कई बार सेशन में पूछा गया है, तो नो, इसका आंसर है नहीं। पार्टनरशिप जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप क्या एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी होती है। तो हाँ, इसका आंसर आप लिख सकते हो कि यस, पार्टनरशिप जो है वो हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सॉरी, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी होती है। मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के मालिक जो है वो अलग अलग इंसान है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप और फर्म और पार्टनर्स, ये लोग आपस में अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े थे कि पार्टनरशिप के हमारे कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए मिनिमम हमें 2 लोगों की जरूरत है, मैक्सिमम 50। ये बात कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में लिखी है। इससे पहले ये मैक्सिमम 100 हुआ करती थी, जो सेक्शन 6464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप के अंदर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोई भी माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पागल, या फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी क्रिमिनल टाइप का इंसान जो है पार्टनर नहीं बन सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एग्रीमेंट जो होगा वो ओरल भी हो सकता है पार्टनर्स के बीच में और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक, लीगल बिजनेस हमने देखा था कि पार्टनरशिप जो है लीगल बिजनेस कैरी आउट करना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी है, लेकिन लॉस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के प्रिंसिपल्स होंगे, एजेंट होंगे। मतलब अगर बाई चांस ए को कोई काम है तो ए जो है अपने सारे काम हैंड ओवर कर देगा बिजनेस के फर्म के बी को, कि आज मेरे काम बी देख लेना। तो ए यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा और बी हमारा एजेंट हो जाएगा। सेम सिचुएशन अगर बी के संग होगी तो बी प्रिंसिपल हो जाएगा और ए एजेंट हो जाएगा। इसके बाद हमने राइट्स पढ़े थे कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में पार्टिसिपेट करे। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि बिजनेस के अफेयर्स के बारे में उससे कंसल्ट किया जाए। हर पार्टनर्स के पास अधिकार है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फर्म की कहीं पे भी जाके किसी और से चेक करा सकता है। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब एक पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा, मतलब सारे पार्टनर्स तैयार होंगे। हर पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है प्रॉपर नोटिस देने के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उस पर उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप डीड जो है, उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। मतलब पार्टनरशिप डीड एक स्टैम्प पेपर टाइप का पेपर होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट छपा हुआ होता है और नीचे यहाँ पे कुछ बातें लिखी होती है। ये स्टैम्प पेपर होता है, इसके ऊपर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 लागू किया जाता है। ठीक, इस पे जो है सारी चीजें भरने के बाद, मतलब जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये बातें यहाँ लिखी होती है, इन सब बातों को लिखने के बाद पार्टनर्स अपने साइन करते हैं कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं। और उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है वो अपनी स्टैंप लगा देता है और ये डीड वैलिड हो जाती है। इस डीड को बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल माना जाता है कि हमें ये डीड बनानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप के एलिमेंट्स डीड में क्या क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो एलिमेंट्स हमने देखे थे, तो उसमें नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ लिखा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो आज का टॉपिक जो हमें शुरू करना है कुछ प्रोविजंस के बारे में हमें पहले पढ़ना है। उससे पहले हम अकाउंटिंग शुरू करें, उनसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं वो देख लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930।
मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हम लोगों को पढ़ने हैं, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्या प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं, तो नंबर वन की अगर बात करें तो नंबर वन में लिखते पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स तैयार होते हैं, आ माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म। ठीक, या फिर पार्टनरशिप। मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का है अगर सारे पार्टनर इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हम एक माइनर को एडमिट कर ले तो उसे एडमिट किया जा सकता है, लेकिन पार्टनर्स के बेनिफिट, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए ही ऐसा किया जा सकता है। अब ये बात कहाँ पे दी गई है, तो इस बात की अगर हम बात करें तो ये बात आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 30 के अंदर गिवन है। दूसरा, और हमें क्या मतलब क्या प्रोविजंस पता होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट, ठीक, 1932 इज ऑप्शनल। ठीक, एंड नॉट कंपल्सरी। मतलब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना, रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक, कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हो, और इच्छा नहीं है तो रजिस्टर कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा ये भी देख लेते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारा लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 69। ठीक, अगला अगला है हमारा अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स अ फर्म इज dissolved on the death of a पार्ट। ठीक है, ये बात कहाँ दे रखी है, तो इसको लिख लेना। ये बात सेक्शन 35 में हमारी दे रखी। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है या तो पार्टनर्स के बीच में कुछ भी तय नहीं हुआ, ठीक, मतलब कि फर्म कब बंद करी जाएगी इस बारे में। अगर उन्होंने भविष्य में कोई डेट डिसाइड कर रखी है, जैसे कि ड्यूरेशन लिखते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको मैंने लिखवाया नहीं तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी होता है, ड्यूरेशन, कि मतलब हम पार्टनरशिप फर्म कितने समय के लिए खोल रहे हैं। ठीक, तो इस ड्यूरेशन में आपको समय लिखना होता है कि आपने 10 साल लिख दिया, या फिर 20 साल लिख दिए, या 30 साल लिख दिए, मतलब हम फर्म कब तक चलाएंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि ये पूरा हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है, यहाँ पे मतलब ड्यूरेशन में आपने ब्लैंक छोड़ दिया, आपने ये लिखा ही नहीं, आप अगर ये लिखना भूल चुके हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व का मतलब बंद हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर 3 पार्टनर हैं
और आपने ये डिसाइड नहीं किया है और उन तीन में से कोई एक मर जाता है, तो इस फर्म को हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ठीक। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, खास तौर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक, वो भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्ट। कि पार्टनर की लाइबिलिटीज क्या क्या होती है, मतलब बर्डन, एक तरीके से कह लो पार्टनर के ऊपर कौन कौन से बर्डन होते हैं। तो ये देख लेते हैं फटाफट से, पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कंपटीशन with the firm without consent of other partners and earns profit from such business, then the profit shall be paid to the firm। ठीक, अब इसको एक चीज और लिख लेते हैं। However, losses are to be borne by him alone। तो मतलब क्या है, क्या कहानी है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा क्या है, जैसे मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त, तुम दोनों ने साथ में मिलके जो है किसी चीज का बिजनेस खोला। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तुम लोगों ने साथ में मिलके एक ड्रेस शोरूम खोला, जहां पे तुम पार्टी वियर और वेडिंग ड्रेसेस बेचते हो, मेल्स और फीमेल्स दोनों। ठीक, ये तुम्हारा दोस्त। अब हुआ क्या, ये बिजनेस खोला तो इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम लोग अर्न करोगे। जो तुम्हारा दोस्त था उसने पता है क्या करा, उसने चुपचाप से, अब भाई कहीं ना कहीं से तुम ये ड्रेसेस जो है वो परचेस करके लेके आ रहे होगे। मान लो तुम ये ड्रेसेस लुधियाना से लेके आ रहे हो, ठीक है, तुमने ये ड्रेसेस जो है वो लुधियाना से खरीद रखी है, तो इसको भी तो पता है तुमने लुधियाना से खरीद रखी है, कहाँ से खरीद रखी है। तो इसने क्या किया, थोड़ी सी सेटिंग बिठाई, और लुधियाना से जब तुम्हारी दुकान का माल आया तो कुछ माल अपने घर पे एक्स्ट्रा मंगा के रख लिए। ठीक, और अपने ही घर पे एक चुपचाप से इसने अलग से ड्रेस शोरूम खोल दिया, और वहां पे अपनी वाइफ मान लो, या फिर मम्मी मान लो, या पापा मान लो, किसी को भी बैठा। अब ये करता क्या था,
ये भाई ऑब्वियस सी बात है, तो तुम्हारे कंपटीशन में बिजनेस हो गया। तुम भी ड्रेस का शोरूम चला रहे हो, ये भी ड्रेस का शोरूम इसने पर्टिकुलर घर पे खरीद रखा है। अब कुछ तो ऐसे क्लाइंट्स होंगे, ठीक, जिन्हें ये बात पता होगी कि इसने घर पे खोल रखा है, और हो सकता है उसकी इससे जान पहचान ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा क्लोज हो। तो ये लोग क्या करेंगे, यहां से सामान खरीदने की जगह क्या करेंगे, सामान कहाँ से खरीदेंगे, इसके घर वाली दुकान से खरीद लेंगे। जिससे क्या होगा, हमारी सेल तो कम हो जाएगी, ठीक, लेकिन इसकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। और सेल बढ़ने की वजह से ये प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो बराबर बराबर बढ़ता है, किस भी रेशियो में बढ़ता, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा दोस्त अकेले मौज लेगा नहीं लेगा, ठीक। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो तुम्हारा दोस्त जितना भी ये प्रॉफिट कमाएगा, ये सारा प्रॉफिट ये कहाँ लेके आएगा, फर्म में लेके आएगा। और इस प्रॉफिट को तुम दोनों के बीच में बांटा जाए। लेकिन अगर लॉस हो जाता है इसे, तो वो इसे क्या करना पड़ेगा, अकेले ही बियर करना पड़ेगा, या कह लो अकेले ही बॉर्न करना पड़ेगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमें क्या पता हो, क्या लाइबिलिटी पता होनी चाहिए। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन, सॉरी, इफ अ पार्टनर, वही लिखने जा रहा था मैं। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर himself from any transaction of firm or by use of firm's property or business connection, then the profit earned shall be paid to the firm। मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है खुद के लिए, ठीक, फर्म के किसी भी ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके, बाई चांस कि तुमने, तुम्हारा कोई लिंक था कहीं पे, मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त, फिर से पुरानी वाली कहानी ले लेते हैं, तुम और तुम्हारा दोस्त पार्टनर बिजनेस खोला तुम दोनों ने। अब जब तुमने बिजनेस खोला तो तुम्हारा दोस्त का कहीं पे या तुम्हारा कहीं पे मान लो कोई बहुत तगड़ा कनेक्शन था, जहां से रॉ मटेरियल ड्रेस बनाने वाला, ये ड्रेसेस जो है सस्ती मिल जाए। तो तुमने अपने दोस्त से कहा यार वहां से जो है ड्रेसेस मिल जाएंगे, बढ़िया है, मैंने सुना है। और तुमने उससे जो डीलर था उससे पहले ही बात कर ली कि भाई मैं जो हूं ना, एक बंदा लेके आऊंगा, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदेगा, वो जितने का भी सामान खरीदे उसमें से 10% या फिर 5% मेरा कमीशन मुझे दे देना, ठीक। तो तुम सेल कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 5% तुम्हें दे देगा, 5%, 3% दे ही देगा। तो इस ट्रांजेक्शन से अगर तुमने ऐसे कोई पैसा कमाया, या फिर फर्म की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुमने पैसा कमाया, ठीक, या फिर किसी बिजनेस के कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुमने पैसा, तो ये जो भी प्रॉफिट तुम कमाओ, ये प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना। लेकिन वही कंडीशन, हाउएवर लॉसेस शुड बी
born by himself alone, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो खुद ही बियर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारी, अगर हम बात करें बेटा, अब थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का यहाँ पे इस वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बची हो। मेरे हिसाब से अगर कुछ रह गया होगा थोड़ा बहुत तो वो आगे कवर हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल से ही रिलेट करता हुआ होगा। तो अब आप लोग पहले इतनी थ्योरी को अच्छे से कवर करो। ठीक, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देखो, इसे देखो, कवर करो। कल नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक, हम जो बुक यहाँ पे फॉलो करेंगे उस बुक को हम, नाम है हमारा डीके गोयल। हम डीके गोयल सर की बुक को ही यूज करेंगे अपनी पूरी अकाउंटिंग करते समय, इसका ही यूज करा जाएगा। ठीक, तो कोशिश करना कि ये बुक आप अवेलेबल करा लो अपने लिए। अगर आप मेरी वीडियोस से रेगुलर पूरे साल पढ़ाई करना चाहते हो, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। ठीक, अदरवाइज जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं स्क्रीन पे किसी ना किसी तरीके से आपको शो करूंगा, इमेजेस को ऐड कर दूंगा इसमें, तो वो आपको उसमें दिख जाएंगे। लेकिन बाकी क्वेश्चंस घर से करने के लिए आपको ये इस बुक की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। अगर वीडियो देख के मजा आया हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट्स में मजा आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना। अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी शाम के समय। तब तक के लिए गुड, थैंक